राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। तो यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्रोमोफोर्स। वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस पे स्टार बनाइए ढेर सारे, जितने मर्जी उतने बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि क्रोमोफोर्स होते क्या हैं। देखिए, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मतलब दे आर unsaturated groups which cause electronic transition। ठीक है, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। और वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इनकी वैलेंसी है आगे, और NO2। ठीक है, इस टाइप के काफ़ी सारे, मतलब जो भी अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं वो ये कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उनकी वजह से होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ऑक्सोक्रोम्स भी होते हैं। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं कि जब कोई सैचुरेटेड ग्रुप, सपोज NH2, जब कोई सैचुरेटेड ग्रुप होता है, जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड है, वो किसी अनसैचुरेटेड ग्रुप से अटैच हो जाता है, अनसैचुरेटेड ग्रुप से अटैच होता है, तो उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे पहले सिंपली हाइड्रोजन से अटैच था। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं, 2 इसमें भी हैं, लेकिन इसकी थर्ड वैलेंसी यहाँ सिंपली हाइड्रोजन है, तो इसकी इंटेंसिटी जो थी वो क्या थी? हाई थी। ठीक है, बट जब ये किसी सैचुरेटेड ग्रुप से अटैच हो जाता है तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, इंटेंसिटी कम होती कैसे होती है ये चीज़ हम देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है, देखिए यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। इस वाले पार्ट में, इधर इस मॉलिक्यूल में कहीं से भी कोई रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, डीलोकेलाइजेशन भी नहीं। यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लोन पेयर आपका किस में जा रहा है भाई? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जा रहा है? पाई एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, GOC पढ़ो जाओ, जिसे ये ट्रांजिशन समझ में नहीं आ रहा वो जाए GOC के लेक्चर देखे, वहाँ पे बहुत क्लियरली मैंने हर चीज़ समझाई हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोन पेयर इसमें मतलब कि डीलोकेलाइज हो रहा है, इस वजह से इसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, और एनर्जी डीलोकेलाइज होने की वजह से इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी पे फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन नहीं तो एनर्जी इसकी ज़्यादा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है आपस में, समझ रहे हो? तो इसकी एनर्जी जो है वो कम हो गई। अब एनर्जी कम है तो इंटेंसिटी भी इसकी कम हो जाएगी। यहाँ एनर्जी ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। एक ग्राफ बनाते हैं। ऑक्सोक्रोम समझ में आ रहा है ना? अब एक ग्राफ देखिए, नॉर्मल ग्राफ है ये। यहाँ पे इंटेंसिटी है और ये क्या है आपका? लैम्डा।
अब देखिए, मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, एक सिंपली अमोनिया है, दूसरा मैंने क्या बताया था, NH2, और यहाँ पे सपोज़ एक अमोनिया और दूसरा सिस्टम हमारा ये है, ठीक है। इसकी वैलेंस, ये सैचुरेटेड और ये अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहा है, एनर्जी कम हो जाएगी, तो इंटेंसिटी भी थोड़ा कम होगी, बट लैम्डा आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी लैम्डा के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे एनर्जी आपकी इसके कंपैरिजन थोड़ी ज़्यादा है, तो लैम्डा आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इंटेंसिटी भी इसकी आपकी ज़्यादा ही रहेगी। तो दो चीज़ें मैं बनाती हूँ, ये ग्राफ आप समझो, एनर्जी ज़्यादा है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। ये अमोनिया का ग्राफ, एनर्जी ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा, और लैम्डा इतना ही है, ठीक है, कम। अब दूसरा बनाते हैं, इसमें क्या है, एनर्जी और इंटेंसिटी कम होना चाहिए बट लैम्डा ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको कम करके बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ हो गया, समझ में आ रहा है। जब लोन पेयर डीलोकेलाइज हो रहा है तो एनर्जी उसकी सिस्टम की कम हो रही है, और एनर्जी कम होते ही इंटेंसिटी भी थोड़ा सा कम हो जाएगी और आपका लैम्डा बढ़ जाएगा। तो ये क्रोमोफोम्स क्रोम्स की बात मैंने की कि जब कोई सैचुरेटेड सिस्टम अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच हो जाता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाती है, और लैम्डा की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्रोमोफोम्स की बात हो रही है, अब हम चलते हैं एक और अच्छा टॉपिक है, उसको समझते हैं। क्रोमोफोम्स में क्या होता है, इंटेंसिटी यहाँ है, समझ में आ ही रहा है, ठीक है, और यहाँ आपका लैम्डा, ठीक। एक हम सिंपल एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई ग्राफ है, इसका मिड पॉइंट है। अब देखिए, ये हाईएस्ट इंटेंसिटी है इस मॉलिक्यूल की, इंटेंसिटी है ना भैया, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी। यहाँ से इस इंटेंसिटी से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब इंटेंसिटी को हम और बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी को हम जब और बढ़ाते हैं, हाई इंटेंसिटी जब होती है, तो इसको हम बोलते हैं, ये तो उसका नॉर्मल रेंज हो गया, नॉर्मल उसकी इंटेंसिटी मॉलिक्यूल की इतनी है, बट जब हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और उसकी वजह से इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो जो बढ़ी हुई इंटेंसिटी होती है, हाई इंटेंसिटी को बोलते हैं हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। और इंटेंसिटी जब उसकी कम हो जाती है तो इस कम इंटेंसिटी को हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक। अब इंटेंसिटी तो उतनी ही है, नॉर्मल इंटेंसिटी, बट उसमें लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। जब लैम्डा कहाँ बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, और कम कहाँ होगा, इधर कम होगा। तो जब लैम्डा हम बढ़ा देंगे, इसको हम बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, या फिर रेड शिफ्ट, बाथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट। और जब लैम्डा कम होता है तो इसको हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक या फिर ब्लू शिफ्ट।
तो ये 4 टाइप की शिफ्ट हमको देखने को मिलती है जब ग्राफ की बात करते हैं। ये नॉर्मल रेंज हो गई। जब इंटेंसिटी बढ़ी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इंटेंसिटी कम हुई इंटेंसिटी बढ़ी हाइपर हो गई, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। जब इंटेंसिटी कम हुई हाइपोक्रोमिक हुई। जब लैम्डा बढ़ गया तो हम बोलेंगे बाथोक्रोमिक शिफ्ट मतलब रेड शिफ्ट। लैम्डा कम हुआ हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट मतलब ब्लू शिफ्ट। तो ये तो हो गई आपकी चारों शिफ्ट। बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, इतना समझ में आ गया। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको 2 मॉलिक्यूल, जैसे देखो आपको 2 कंपाउंड देगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि हमने कोई सैंपल लिया है, ठीक है, कोई सैंपल, उसमें हमने सॉल्वेंट लिया है। भाई देखो हम कैसे सैंपल लेते हैं, सीधे हम क्या कहते हैं, सीधे पाउडर तो लेते नहीं। हमने एक सैंपल लिया, सैंपल किस चीज़ का है, सपोज़ हमने सैंपल में लिया है हेक्सेन। हेक्सेन क्या, ये सिंपल हेक्सेन ले लिया। उसके बाद हमने इसमें डाला है, हमने इसमें सपोज़ डाला है कोई कीटोन, हमने कोई कीटोन डाल दिया जैसे ये। अब आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसकी, ये जो कीटोन हम डाले हैं इसकी और हेक्सेन की, सॉल्वेंट की, ये क्या है हमारा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की लैम्डा की वैल्यू आप बता दीजिए, ठीक है। इन दोनों की लैम्डा की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, यही आप बता दीजिए। या पूछ लेगा इन दोनों में से किसकी लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी या किसकी कम, इस टाइप से क्वेश्चन ही पूछता है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मतलब लैम्डा कम है तो क्या होगा हिप्सोक्रोमिक, ज़्यादा है तो क्या होगा, ज़्यादा है तो क्या होगा बाथोक्रोमिक, 2 ही चीज़ होंगी, ठीक है। या इंटेंसिटी पूछ लेगा, एनर्जी पूछ ले, तो इस टाइप से कुछ पूछ सकता है वो कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो हेक्सेन है, हेक्सेन की, क्योंकि इसमें वो तो है नहीं डबल बॉन्ड वगैरह, तो इसमें हम नहीं बता सकते कि लैम्डा की वैल्यू मतलब कैसे क्या, एक फिक्स वैल्यू ही होगी इसकी, ठीक है। इसकी कोई एनर्जी जो होगी, इसकी जो एनर्जी होगी वो कोई ना कोई एक फिक्स अमाउंट होगा इतना। लेकिन हम इसे बता सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो कीटोन में कैसे बताएंगे, इसमें देखो क्या है लोन पेयर दिख रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये किस में शिफ्ट हो सकता है नॉन बॉन्डिंग, शिफ्ट किस में होगा भैया पाई स्टार में, क्योंकि ये पाई बॉन्डिंग है तो पाई का एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक है, इसमें शिफ्ट होगा। तो शिफ्टिंग क्या हो रही है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में हो रही है। ये क्या है आपकी एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। अब सॉल्वेंट आपका है कैसा है नॉन पोलर, सॉल्वेंट कैसा है नॉन पोलर है, और आपका जो मॉलिक्यूल है पोलर है, जो आपका रिएजेंट है पोलर है। तो इन दोनों में आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी, समझ में आ रहा है। तो सॉल्वेंट का कोई इफ़ेक्ट है ही नहीं, सॉल्वेंट मतलब इस वाले रिएजेंट का सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कोई इफ़ेक्ट नहीं है। भाई हम कैसे बताएंगे, जैसे इसकी वैल्यू सपोज़ इसकी लैम्डा की वैल्यू अगर मैं कहती हूँ कि 1 आ रही है, तो इसकी लैम्डा की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो माइनस करके कुछ आएगी, तभी तो हम बता सकते हैं ना कि इसकी कम इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, या इसकी कम है इसकी ज़्यादा, तभी तो बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या है ये भी पोलर है ये नॉन पोलर है, तो ये दोनों आपस में कुछ इंटरेक्शन नहीं शो करेंगे, तो इनका आपस में कोई इफ़ेक्ट कुल मिला के आने वाला नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए मैं थोड़ा सा इसमें क्या करती हूँ चेंज कर देती हूँ।
हम ले लेते हैं वाटर। ठीक है, हम ले रहे हैं वाटर। ये क्या है आपका वाटर। अच्छा, वाटर पोलर होता है नॉन पोलर होता है? अगर मैं एक तरीके से देखूं, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट सेम है, तो एक तरीके से तो ये होना क्या चाहिए, नॉन पोलर, नॉन पोलर। ठीक है, बट क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है एंड दैट मेक्स वाटर मॉलिक्यूल पोलर, इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि देखो सिंपली तो ये नॉन पोलर इंटरेक्शन होने वाली है, बट क्योंकि और भी तो वाटर मॉलिक्यूल है भैया, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल को बना देते हैं पोलर। ठीक है, तो इसमें क्या इंटरेक्शन होने वाली है ये हम समझते हैं पहले। देखिए, तो जब हम अभी तो ये क्या है नॉन पोलर, अगर एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ, हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेल नेगेटिव और इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो हाइड्रोजन कहाँ आता है पीरियोडिक टेबल में, यहाँ, और ऑक्सीजन की बात करें तो वो इधर कहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो कहीं ना कहीं ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इधर खींचे जाएंगे ना। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये दिख तो रहा है कि ये नॉन पोलर है स्ट्रक्चर के बेस पे, लेकिन ये होता क्या है पोलर, ये होता क्या है पोलर। फिर क्या प्रॉब्लम हुई, पोलर होने की वजह से इन दोनों का आपस में भी कोई खास इंटरेक्शन नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और चेंज करते हैं, थोड़ा अब हम चेंज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे तो ले लिया है कीटोन, कोई दिक्कत नहीं, और अब हम यहाँ पे वाटर लेते हैं। अब देखते हैं, ये है पोलर, वाटर मॉलिक्यूल को भी हम क्या कह रहे हैं पोलर। क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। दूसरा, वाटर मॉलिक्यूल्स में आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो दिस ऑल्सो मेक्स वाटर मॉलिक्यूल पोलर मोर। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। तो दो बात थी, हमने एक बार अभी पहले हमने इसको लिया था किसमें, हेक्सेन में, एज सॉल्वेंट हमने हेक्सेन को जब यूज़ किया तब हमने देखा कि इनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। अब हम देख रहे हैं, फिर हमने इन दोनों की इंटरेक्शन देखी तो भी समझ में आया नो इंटरेक्शन, बिकॉज इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल एंड इट इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देयर इज़ नो इंटरेक्शन एज सच। उसके बाद यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि कीटोन को ही मैंने वाटर में ले लिया है। ठीक है, तो ये पोलर है, ये पोलर है, इंटरेक्शन दिखेगी कैसे, अब ये समझते हैं। देखो इन दोनों में आपस में हो सकती है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोन पेयर है, इन दोनों में आपस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको बताया कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तीनों ही एनर्जी क्या करते हैं भैया, एनर्जी को डाउन करते हैं। क्यों? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है मतलब कि इंटरेक्शन अच्छी हो रही है, तो क्या है ये अच्छी इंटरेक्शन मतलब स्टेबिलिटी आ रही है कहीं ना कहीं, इसलिए एनर्जी होती है डाउन। ठीक है, एनर्जी हो रही है आपकी डाउन। अब यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर और ये क्या है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, कंप्लीट ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा बट ये जा रहे हैं सिग्मा
एंटी बॉन्डिंग में। जाने कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसकी वाटर मॉलिक्यूल और इसकी, हालांकि इन दोनों में हेक्सेन और कीटोन में कोई खास इंटरेक्शन नहीं है, बट फिर भी, और वाटर और इसमें है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो वाटर की एनर्जी है, मतलब वाटर की वजह से जो एनर्जी हो रही है, वो डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है। देखो एनर्जी तो डाउन हो रही है, बट क्योंकि इसके साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा, तो इस वजह से वाटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसके हेक्सेन के कंपैरिजन में वाटर की जो डेल एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, देयरफॉर लैम्डा वाटर की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, हेक्सेन के लैम्डा की वैल्यू आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इस लैम्डा क्या हो रहा है भैया? कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम? हाइपोक्रोमिक। लैम्डा कम हो रहा है तो इसको बोलेंगे क्या हम? हाइपोक्रोमिक। ठीक है। देखो अब इस पूरी बात को समझते हैं। कीटोन हेक्सेन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं देता, तो उसकी डेल एनर्जी जो है वो है एक फिक्स, कुछ ना कुछ जो भी होगी थोड़ा बहुत वो है। बट वाटर और हेक्सेन भी आपस में कुछ खास इंटरेक्शन देते नहीं हैं। देंगे क्या? बहुत करेंगे तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड लिक्विड दोनों है, दो सॉल्वेंट है, तो आपस में मिक्स हो सकते हैं, बट इंटरेक्शन एज सच नहीं होगा, पोलर है नॉन पोलर। इसका इंटरेक्शन वाटर के साथ अच्छे से होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, उस वजह से सिस्टम अब ये जो हमारा सिस्टम है इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो एक अच्छी इंटरेक्शन हो रही है। इसके साथ तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रही है ना, तो हेक्सेन की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, इसकी इंटरेक्शन हो रही है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है थोड़ा सा बढ़ ही रही है। और जब एनर्जी बढ़ी, लैम्डा की वैल्यू कम हो गई, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो क्वेश्चन यही पूछ लेगा आपसे कि कीटोन का वाटर के साथ अच्छा इंटरेक्शन होता है, हेक्सेन के साथ तो नहीं होता, तो इसकी लैम्डा की वैल्यू हेक्सेन की ज़्यादा होगी कि वाटर की ज़्यादा? तो इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था आपका टॉपिक क्रोमोफोर्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा से कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।